to my YouTube channel Geography with Godara sir. This is class 12th Geography, Book 2, India, People and Economy, and chapter is International Trade of India. We are talking about India's international trade. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल के लिए होता है, यानी कि आपस में दो कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तभी उसी के बेसिस पे, यानी कि एक बायर होगा और एक सेलर होगा, दोनों की जब ज़रूरत होगी, when both of them wanted something and other want to sell something, one want to buy something and other want to sell something, तभी ट्रेड हो सकता है, ट्रेड पॉसिबल है। आज के समय में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि कोई भी, हर कंट्री के पास हर तरह का रिसोर्स ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। वॉल्यूम की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है दैट इज़ ओनली 1%, बट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। आज आप देखोगे कि इंडिया के साथ सभी कंट्री, वर्ल्ड की सब कंट्री जो है एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है। एवरी कंट्री वांट टू मेक इंडिया एज ए फ्रेंड। इसके पीछे क्या कारण है? इंडिया के कुछ ना कुछ कारण होता है हर चीज़ के लिए। दैट इज़ इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसी की वजह से हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है। इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है दैट इज रुपीज़, दैट वाज रुपीज़ 1214 करोड़ इन 1950-90-51, जो 2016-17 में हो जाता है 44 लाख 44,29,762 करोड़। बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको मैं एक बार ऐसे ही बोल दूँगा, वेरी लार्ज डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके, 44,29,762 करोड़। ये बहुत बड़ी अमाउंट बड़ी है इंडिया की, यानी कि 1214 करोड़ से लेकर 44 करोड़ तक हो जाती है, 44 लाख तक इंक्रीज हो जाती है करोड़ के अंदर, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। अब राइज में क्या कारण है? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट की वजह से, यानी कि इन सब में उछाल आने की वजह से, इन चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट होने की वजह से, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे लिबरलाइजेशन हो, जो 1990 के अंदर हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, या जो मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी वजह से हमारे ट्रेड के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब दो देर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बट द हायर इम्पोर्ट इज हायर देन एक्सपोर्ट। देखो, हमारी इन दोनों में चेंज आया है, दोनों में इंक्रीज आया है, लेकिन इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज ए, किस तरह की कंट्री है इंडिया? इंडिया इज डूइंग अनफेवरेबल ट्रेड। कैसा ट्रेड कर रही है? अनफेवरेबल, डेफिशिएंट ट्रेड, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है। इसके पीछे वजह है ए लार्ज पॉपुलेशन। अभी हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, जिस डेटा को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू एग्जामिनेशन। हमारे विद इन 3 to 4 days एग्जाम आने वाले, तो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर आप देखोगे कि कभी एक चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो चेंज हो जाता है। पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था वो एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी का था, इनमें डिक्लाइन आया है। अब हमारे पेट्रोलियम और मिनरल्स के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर इंक्रीज आया है। ट्रेडिशनल गुड्स वो है डिक्लाइन हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि पहला एग्रीकल्चर का शेयर और
एलाइड एक्टिविटी का था वो डिक्लाइन हो गया है। अब पेट्रोलियम मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स की डिमांड बढ़ गई है, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। पहले कॉफ़ी और कैशू का एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। आज के समय में फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स, मेरीन प्रोडक्ट्स और शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ 73.16%। इंजीनियरिंग गुड्स का जो है वो ग्रोथ हुआ है। चाइना और ईस्ट एशिया हमारे मेजर कंपटीटर हैं एक्सपोर्ट के अंदर। हमारे जेम्स और ज्वेलरी जो है वो फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा शेयर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट का कॉम्पोजिशन अगर बात करें, हमने एक्सपोर्ट के कॉम्पोजिशन की बात की। इंडिया जो है 1950s और 1960s के अंदर फूड ग्रेन का बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, फूड क्राइसिस होता है, पूरी तरह से इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है, हमारे पे फूड की भयंकर कमी आ जाती है। तो हम इंपोर्ट कर रहे थे फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स। इस समय हम पूरी तरह से, आज हम अगर बात करें तो इंडिया अनफेवरेबल ट्रेड कर रही है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। 1970s में हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमारी जो डिमांड है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट की बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, यानी कि पहले हम फूड ग्रेन्स की डिमांड कर रहे थे, 1970s में हमारे पे फूड ग्रेन्स की डिमांड ख़त्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इंपोर्ट, वी आर इंपोर्टिंग एनर्जी एंड पेट्रोलियम। अब फूड ग्रेन्स इंपोर्ट की जगह हम क्या इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, मशीन, इक्विपमेंट, स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल्स। पहले फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारा इंपोर्ट जो है फर्टिलाइजर्स हो जाता है क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मशीन्स की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, पेट्रोलियम जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ा तो हम एग्रीकल्चर में इन मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, केमिकल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रह जाती है, फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब हमारा पेट्रोलियम राइज हो चुका है क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हमारे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा नीड है। इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और उसके बाद व्हाट आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स होते क्या हैं, जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरीज होगी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स हो गए, टूल्स हो गए, इन सबको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। अब जो मेजर इंपोर्ट्स हैं हमारे वो है पर्ल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटलीफेरस ओर्स, स्क्रैप मेटल, नॉन फेरस मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये सब हमारे, यानी कि इसके अंदर आप टाइम के साथ साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसको ओवरऑल तो याद करना पड़ेगा। देन इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब हम ट्रेड की डायरेक्शन की बात करेंगे। इंडिया अगर बात करें तो सभी जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनके साथ इसका अच्छा रिलेशन है, लेकिन अभी इसका एम जो है वो है कि हमारा जो एम जो शेयर है, एक्सपोर्ट का शेयर है वो डबल करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। अब हम ने जो इसे इंक्रीज करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एडप्ट किया है, ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया है, डी लाइसेंसिंग और चेंजिंग पेटेंट प्रोसेस किया है। इंडिया का जो ट्रेड है वो सी रूट से, ए रूट से और बहुत कम प्रोपोर्शन लैंड रूट से होता है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनसे हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? गेटवे किसे कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है सी को, सी रूट को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया जो है वो 3 तरफ से सराउंडेड है ओशियन से। जो हमें ओशियंस होते हैं वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी टर्बुलेंस, कोई भी ट्रबल नहीं होता है, कोई भी रुकावट नहीं होती है। इंडिया एक ट्रेडिशनली सी फेयरिंग कंट्री है जिनमें बहुत सारे जो पोर्ट्स डेवलप किए हैं, जिनको पहले पतंस बोला जाता था पुराने समय में। और वेस्ट कोस्ट जो है वो ज़्यादा पोर्ट प्रोवाइड करते हैं ईस्ट कोस्ट से। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है वाई वेस्ट कोस्ट प्रोवाइड मोर पोर्ट देन ईस्ट कोस्ट, क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं वो सब कहाँ जाती है? वेस्ट साइड में जाती है, सॉरी ईस्ट साइड में जाती है।
तो वेस्ट में हमारी जो ओशन की डेप्थ है वो ज़्यादा है ईस्ट के मुकाबले, ईस्ट में डेप्थ कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर्स के द्वारा लाए हुए। तो यहाँ पर जो ओशियन की डेप्थ है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स नहीं बन पाते हैं। तो इस तरफ हमारे यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा होता है सभी कंट्री, और ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ है वो वेस्ट में पड़ती है इंडिया के। उसके बाद हम एशियन टाइम्स से पोर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रियल डेवलपमेंट हुआ है पोर्ट्स का वो है यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, और पोर्ट्स की साइज़ और क्वालिटी वेरी करती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 माइनर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स को मैनेज करने का और पॉलिसी बनाने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो माइनर पोर्ट्स को देखती है, उनको मैनेज करती है पॉलिसी। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट। मेजर पोर्ट जो है लार्ज ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। ब्रिटिश ने जो पोर्ट्स हैं वो सेक्शन पॉइंट्स पे उन्होंने हिंटरलैंड जो एरिया था जहाँ से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे थे उन्हीं के ऊपर, और आगे कनेक्ट करने के लिए इंटीरियर पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए रेलवे स्प्रेड किया। अब हमारे यहाँ पे जो ये ट्रेंड था ये 1947 तक चलता है। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट लेते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ब्रिटिश से, और हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो हम लॉस कर लेते हैं, एक पाकिस्तान से कराची और दूसरा बांग्लादेश से चितगांव। तो हमारे जो दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो एक तो पाकिस्तान के पास चला जाता है, एक बांग्लादेश के बाद। अब हम जो है इसको कंपनसेट, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कांडला और डायमंड हार्बर पोर्ट्स डेवलप करते हैं, एक कोलकाता हुगली के पास और दूसरा कांडला जो पोर्ट है वो गुजरात के कोस्ट पे बनाया जाता है। इंडिया जो है वो डोमेस्टिक ओवरसीज पोर्ट दोनों इंडियन पोर्ट्स जो है वो डोमेस्टिक ओवरसीज ट्रेड दोनों को देखती है। इंडिया जो पोर्ट है वो वेल इक्विफाइड है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से। मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया है मॉडर्नाइजेशन के लिए, ताकि हम जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे compete कर सकें। इंडिया की जो पोर्ट्स की जो कैपेसिटी थी 1951 में 20 मिलियन टन्स थी, और 2016 में ये 837 मिलियन टन्स हो जाती है। अब हिंटरलैंड को डिमार्केट करना, यानी कि एक रीजन, एक पोर्ट का हिंटरलैंड, यानी कि वो रीजन जो उस पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ हिंटरलैंड। पर इसको डिमार्केट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारा हिंटरलैंड क्या, हम किसके हिंटरलैंड है? कांडला के हैं। कांडला पोर्ट हमारे लिए हिंटरलैंड है। क्या हम मुंबई पोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो हमारे लिए मुंबई पोर्ट हमारे लिए हिंटरलैंड है, सॉरी हिंटरलैंड, मुंबई का हिंटरलैंड क्या है? हमारा एरिया है। तो इसको डिमार्केट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेजर पोर्ट्स। वी हैव फर्स्ट पोर्ट जो हमारा है दैट इज़ कांडला। तो कांडला पोर्ट की बात करें, कांडला पोर्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर बना हुआ है, जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री को सर्व करता है। इसने मुंबई पोर्ट के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है। ये फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, सबसे फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम के लिए डिज़ाइन किया गया है। वाडीनार पोर्ट इसके लिए ऑफ शोर पोर्ट है, ऑफ शोर टर्मिनल है, यानी कि वो पोर्ट जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, ओशियन के इंटीरियर में बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ये ऑफ शोर बोला जाता है, यानी कि ओशियन के अंदर है, काफ़ी दूर जाकर। देन सेकेंड आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है, बिजिएस्ट और लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, जो मिडल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़, नॉर्थन अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करता है। ये 20 किलोमीटर लॉन्ग और 6 to 10 किलोमीटर वाइड है। इसमें 54 बर्थ्स बने हुए हैं। सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है ये। इसके हिंटरलैंड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात, ये सब। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है नव सेवा के अंदर ये इसका सेटेलाइट पोर्ट है और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। याद रखना, ये सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। थर्ड आता है मरम गोवा पोर्ट। ये एक नेचुरल हार्बर है जो जुआरी एस्चुरी के ऊपर बनाया हुआ है गोवा के अंदर। मरम गोवा मीन्स गोवा। इसको इम्पोर्टेंस मिली थी 1961 में, जो आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है जापान के लिए, और कोंकण रेलवे ने इसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इसका हिंटरलैंड है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। फोर्थ आता है न्यू मैंगलुरु पोर्ट, जो कर्नाटका का आयरन ओर, आयरन कंसंट्रेशन, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, वुड, यार्न, ग्रेनाइट और मोसेल्स को
एक्सपोर्ट करता है और इसका मेन हिंटरलैंड क्या है, कर्नाटका है। देन फिफ्थ वन इज कोची पोर्ट। कोची पोर्ट की बात करें तो ये नेचुरल हार्बर है, ये वेबनाथ कॉयल पे बना हुआ है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। ये स्वेज कोलंबो रूट के ऊपर पड़ता है केरला के अंदर, केरला, साउथ कर्नाटका, साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु इसके हिंटरलैंड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो 128 किलोमीटर इनलैंड पोर्ट है, यानी कि ओशियन से रिवर के थ्रू होते हुए 128 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, फिर ये पोर्ट आता है कोलकाता के अंदर, यानी कि कौन सी रिवर से, हुगली रिवर से होते हुए, यानी कि बे ऑफ बंगाल ये हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इससे होते हुए ओशियन से होते हुए रिवर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे 128 किलोमीटर। इसका इंपॉर्टेंस जो है विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पोर्ट के बनने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। पहले ब्रिटिश टाइम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ये इसके अंदर जो हुगली के अंदर सिल्ट की प्रॉब्लम है, जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से इसकी डेप्थ है वो बहुत कम रहती है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और लैंडलॉक हमारी जो दो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री नेपाल और भूटान को ये हिंटरलैंड प्रोवाइड करती है। अब जो हल्दिया है ये 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि हुगली रिवर पे 105 किलोमीटर नीचे आने पे, यानी कि 23 किलोमीटर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से 23 किलोमीटर हुगली रिवर से होते हुए जब जाते हैं तो ये हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट आयरन और कोल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र, जूट, कॉटन्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या हैंडल करने का काम करती है। देन इज पारादीप पोर्ट, दैट इज नंबर 8 पारादीप पोर्ट, जो महानदी डेल्टा के ऊपर 100 किलोमीटर कटक से बना हुआ है। ये डीपेस्ट हार्बर है जो लार्ज वेसल्स को हैंडल करता है। इसका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड इसके हिंटरलैंड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है लैंड लॉक हार्बर है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो एक रॉक कट चैनल से बनाया गया है। ये आयरन और पेट्रोलियम और जनरल कार्गोज को हैंडल करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका हिंटरलैंड है। देन इज चेन्नई पोर्ट। चेन्नई ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओशियन की डेप्थ है वो बहुत कम है, तो आर्टिफिशियली पोर्ट बनाया गया था, बिल्ड किया गया था 1859 के अंदर बाय ब्रिटिशर्स। ये लार्ज वेसल्स के लिए नहीं है, लार्ज वेसल के सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सैलो है। इसका इंटरलैंड है तमिलनाडु, पुडुचेरी, और एनोरे जो पोर्ट है वो इससे चेन्नई से 25 किलोमीटर नॉर्थ में है। इसकी प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। देन लास्ट वन इज टूटिकोरिन पोर्ट। टूटिकोरिन पोर्ट जो है वो चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए ये कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल, फूड, शुगर, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है। देन इज द रोल ऑफ सी पोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी पोर्ट का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, सो आई हैव एडेड इन नोट्स। तो सबसे पहले है ट्रेड फैसिलिटीज़, कि जो पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट हैं, ट्रेड फैसिलिटी है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का काम सी पोर्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करते हैं वो यही करते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। कार्गोस हैंडल, पोर्ट ऑपरेटर्स, कस्टमर ऑफिस, स्पोर्टिंग स्टाफ सब प्रोवाइड करते हैं। ये रीजनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत रोल प्ले करते हैं, यानी कि जिस रीजन के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर लोगों को अदर इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट या उस रीजन को डेवलप करने में काम करता है। ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटीज़ हो गए, पोर्ट चार्ज हो गए, अदर फीस हो गई, जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में रोल प्ले करता है, यानी कि रोड्स डेवलप होगी, रेलवेज डेवलप होगी, वेयर हाउस डेवलप होगी, और पॉजिटिव के ऊपर और कंट्री के ऊपर एक पॉजिटिव साइन इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो पेरिशेबल गुड्स और हाई वैल्यू जो गुड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये अनसूटेबल होता है कॉस्टली और जो हैवी या
बल्कि जो कमोडिटीज़ उनके लिए इंडिया के अंदर 25 मेजर पोर्ट्स हैं जिनको हैंडल करते हैं. नाउ इज इम्पोर्टेंट पोर्ट्स. अब हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कितने हैं? हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो कांडला पोर्ट है, देन मुंबई पोर्ट, उसके बाद मरमगोवा पोर्ट, बेंगलुरु पोर्ट, कोची पोर्ट, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और हल्दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव. यानी कि वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स: कांडला, मुंबई, मरमगोवा, बेंगलुरु, कोची, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया. एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स. तो हमारे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अमृतसर, देन दिल्ली, देन अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, Kolkata and Guwahati. And this is also important for your exam perspective. Thank you and have a nice day. I hope you understand very well.